आगे आने की अपील की है। यमन में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की सेना का ड्रोन मार गिराने का दावा किया। उत्तरी यमन के एक बड़े हिस्से पर इन विद्रोहियों का कब्जा है, जिसे छीनने के लिए सऊदी अरब की समर्थन वाली यमन की सेना से लगातार इनका आमना सामना होता है। और इसी कड़ी में हूती विद्रोहियों ने उनके एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में एक ड्रोन उड़ता दिखा। तभी उससे एक मिसाइल आकर टकराई, जिसके बाद वो जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही हूती विद्रोहियों ने उन पर कब्जा जमा लिया। जो तस्वीर सामने आई उसमें ड्रोन पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। दावा ये भी किया गया कि ड्रोन पर गोलियों से भी हमला किया गया था। बाद में हूती विद्रोहियों ने मार गिराए गए ड्रोन के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ड्रोन के पास में ही हूती विद्रोही नमाज अदा करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में बीजेपी का जादू चल गया, क्योंकि वहां उसने अकेले अपने दम पर 7 पार्टियों वाले गुपकार गठबंधन का दम निकाल दिया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में पहली बार कोई बड़े स्तर का चुनाव हुआ, जिसके नतीजे आने पर बीजेपी के खेमे में जश्न मनने लगा, क्योंकि पहली बार घाटी में भी कमल खिला। जम्मू में तो बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की पहले से उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने कश्मीर में भी 7 पार्टियों वाले गुपकार गठबंधन को जोरदार टक्कर दी। यही वजह रही कि नतीजे आने के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गदगद नजर आए, क्योंकि भले ही आंकड़ों में वो पीछे रह गए हों, लेकिन श्रीनगर के आसपास के इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किसी जीत से कम नहीं है। उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने घाटी में पार्टी को जीत दिलाने वाले उम्मीदवारों का सम्मान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां जिन सीटों पर पार्टी की फतह हुई, उनमें पुलवामा जिले की काकापोरा सीट भी शामिल है। वहां बीजेपी की पहली महिला प्रत्याशी मिन्हा लतीफ भट्ट को जीत हासिल हुई। मिन्हा कश्मीर के सबसे युवा प्रत्याशियों में एक है और उनकी जीत की खबर मिलते ही उनके परिवार वालों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। यूथ को क्या फायदा होगा? इससे तो इनको इंस्पिरेशन मिलेगी। इसके अलावा श्रीनगर के खामों से बीजेपी के प्रत्याशी एजाज हुसैन विजयी हुए, जिन्होंने जीत का सेहरा केंद्रीय नेतृत्व के सर बांधा। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है। जम्मू कश्मीर की जिला विकास परिषद का चुनाव वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व की लड़ाई बन गया था, जबकि बीजेपी ने यह जंग नए जम्मू कश्मीर में बदलाव के लिए लड़ी, जिसका असर नतीजों पर नजर आया। एक वक्त था जब माना जाता था कि कश्मीर में बीजेपी का एक भी सीट जीतना मुश्किल, लेकिन बदले हुए हालात में नए कश्मीर का जनादेश भी बदला। बीजेपी ने घाटी में 3 सीटों पर जीत हासिल की और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी। यही नहीं, बीजेपी ने जम्मू में उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में 280 सीटों में 71 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों वाला गुपकार संगठन उसने 112 सीटें जीती, जिसका सीधा मतलब यह है कि दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद बीजेपी जम्मू कश्मीर की अकेली अपनी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि उसने अकेले चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से ज्यादा सीटें जीती। इन सब के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर निराश करने वाला रहा। उसके खाते में केवल 23 सीटें आई, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही। राज्य में 53 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। खबर है कि बीजेपी ने घाटी में करीब 40 निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया था, जिनमें कई जीत भी गए। ऐसे में ये लोग अलग अलग जिलों में अध्यक्ष बनाने के मामले में गेम चेंजर बन सकते हैं। हालांकि अंतिम नतीजे आने पर आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हथियारों की बड़ी खरीद की। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि जैश के आतंकी मुफ्ती असगर खान कश्मीरी ने 8 दिसंबर को हथियार के एक सौदागर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद खरीदा, जिसके बाद इन हथियारों को 10 दिसंबर को शकरगढ़ के जैश के ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके लिए 12 आतंकियों के छोटे छोटे गुट केरी सेक्टर से घुसपैठ की फिराक में। खबर है कि इस साजिश में आतंकियों की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही। भूटान में 7 दिन का लॉकडाउन लग गया। कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की आशंका के बाद भूटान में 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बीजेपी नेता माधव भंडारी की लिखी किताब अयोध्या का विमोचन किया। पाकिस्तान से 1971 की लड़ाई की जीत की 50वीं सालगिरह के मौके पर ओडिशा की पारादीप बंदरगाह पर INS जलसा पर नेवी ने गोल्डन विक्ट्री डे समारोह मनाया। इस समारोह में ओडिशा के स्पीकर और 8 सांसदों समेत 101 विधायक भी मौजूद रहे। पटना में देश का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन स्टोर बनकर तैयार हो गया।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खेत में घुसे तेंदुए ने हमला कर एक किसान को घायल कर दिया, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम को चकमा देकर तेंदुआ भाग निकला। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रशासन ने एक बदमाश की अवैध कब्जा करके बनाई गई इमारत को जमींदोज कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के करीबी रहे 3 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर कहा है। अब चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य और गृह सचिव को तलब किया है। साथ ही जनवरी के पहले हफ्ते में तीनों आईपीएस अधिकारियों को भी तलब किया गया है। 2019 के चुनावों के समय कमलनाथ के करीबियों के घर पर आयकर की छापेमारी हुई थी। सीबीडीटी ने इसी के आधार पर रिपोर्ट को तैयार कर चुनाव आयोग को भेजी, जिस पर आयोग ने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने की बात कही। 2019 में चुनाव के समय आयोग को बेहिसाब नकदी के इस्तेमाल की जानकारी मिली थी और इन तीनों आईपीएस अधिकारियों पर कांग्रेस के लिए पैसों की डील का आरोप लगा है। पंजाब के बठिंडा से कुछ हैरान करने वाली तस्वीर